नमस्कार। क्लास इन क्लिक में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974 को प्रारंभ किया था, जिसकी 2 कक्षाएं हो चुकी हैं। यह तीसरी कक्षा है। इस कक्षा में हम इस अधिनियम को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, लगभग समाप्त कर ही देंगे। बीच में कुछ दिनों में वीडियोस नहीं आ रही थी, अभाव में समय के अभाव में मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। हालांकि अब से मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कंसिस्टेंट रहूं इस चीज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अध्याय 4 तक ख़त्म कर चुके थे। अगर हम संक्षेप में बात करें तो यह अधिनियम 8 अध्यायों और 64 धाराओं से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से 4 अध्यायों के बारे में हमने बात कर ली है। 5वां जो अध्याय है वह जल प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण से संबंधित है। इस अध्याय में धारा 19 से धारा 33 तक का वर्णन है। धारा 33 में भी धारा 33 का व धारा 33 ख तक का वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करते हैं धारा 19 की, तो राज्य सरकार की अधिनियम के लागू होने को कतिपय क्षेत्रों तक निर्बंधित करने की शक्ति से संबंधित है। इसका अर्थ यह है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो अपनी राज्य सीमा क्षेत्र के भीतर कुछ हिस्सों पर इस अधिनियम को लागू नहीं कर सकता है। या हम सीधे शब्दों में कहें तो राज्य सरकार चाहे तो उन क्षेत्रों में जिसमें उसे लगता है कि इस अधिनियम को लागू करने की ज़रूरत है, केवल उन्हीं क्षेत्रों में इस अधिनियम को लागू करेगा, और जिन क्षेत्रों में लागू करने की आवश्यकता नहीं है उसमें चाहे तो रोक सकता है। धारा 20 जानकारी अभी प्राप्त करने की शक्ति से संबंधित है। इसका अर्थ यह है कि अगर राज्य बोर्ड या केंद्रीय बोर्ड को यह लगता है कि किसी सरिता या कुओं में, सरिताओं और कुओं का अर्थ हम समझ चुके हैं कि परिभाषाओं में किन किन चीज़ों को सरिताओं में शामिल किया गया है। सरिताओं या कुओं में प्रदूषक पदार्थ मिलाए जा रहे हैं तो उसकी जानकारी एकत्र कर सकता है। इसके लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। धारा 20 में इस चीज़ का वर्णन है। धारा 21 बहिस्त्रावों के नमूने लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, यानी कि किसी जल स्रोत के नमूने को ग्रहण करने की शक्ति और उसको ग्रहण करने का मतलब लेने के लिए जिस प्रक्रिया का पालन किया जाना है उसका वर्णन धारा 21 में है। देखिए, मैंने डिटेल में इसको इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हम वनडे एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली यह सीएमओ के लिए है, तो जो वनडे एग्ज़ाम होगा और वनडे एग्ज़ाम में इसके अंदर से प्रश्न नहीं बन सकते। मैंने बनाने का प्रयास भी किया तो वह पॉसिबल ही नहीं लगा कि इसमें प्रश्न बनेंगे। हालांकि आपको प्रक्रिया आनी चाहिए कि किस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, तो मैं वह प्रक्रिया यहाँ बताऊँगा, लेकिन उसे नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो यह कि राज्य सरकार इस नमूने को लेने के लिए किसी व्यक्ति को यह शक्ति प्रदान कर सकता है कि वह उस नमूने को ले सकता है। सबसे पहले राज्य सरकार किसी व्यक्ति को यह शक्ति प्रदान करेगा जिसे नमूना लेना है। दूसरा, वह व्यक्ति अधिष्ठाता को सूचित करेगा। अधिष्ठाता का मतलब है, जो हम परिभाषा में पढ़ लिए हैं, किसी कंपनी या जलयान या संयंत्र के मालिक को हम कह सकते हैं, या फिर उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी को या किसी व्यक्ति को अधिष्ठाता कहा जाएगा। तो सबसे पहले जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, राज्य बोर्ड या केंद्र बोर्ड के अधीन किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो जिसके पास नमूने लेने की शक्ति होगी। यह व्यक्ति सूचित करेगा अधिष्ठाता को। ठीक है, तो पहला स्टेप था व्यक्ति को नियुक्त करना सरकार के द्वारा। दूसरा स्टेप था इस व्यक्ति द्वारा अधिष्ठाता को सूचित करना। तीसरा स्टेप है इस अधिष्ठाता की उपस्थिति में नमूने लिए जाएंगे और उन नमूनों को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। ठीक, अब इन 2 भागों को एक बॉक्स में रखा जाएगा। ठीक है, इन दोनों भागों को 2 अलग अलग बॉक्स में रखा जाएगा, जिसमें सील होगा, साइन होगा, दोनों के, इस व्यक्ति के भी और इस अधिष्ठाता के भी। अब देखिए, जहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र की बात है, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र सरकार के अधीन, और दूसरा है राज्य क्षेत्र
यानी कि राज्य सरकार के अधीन। अगर संघ राज्य क्षेत्र की बात है तो जो नमूने लिए गए हैं, 2 नमूने लिए गए हैं, उसमें से एक नमूने को धारा 16 के अधीन, धारा 16 क्या था, केंद्रीय बोर्ड के कृत्यों से संबंधित था। उसमें जो अंतिम लाइन थी उसमें मैंने लिखा था कि प्रयोगशाला स्थापित करने की शक्तियाँ होंगी इनके पास, यानी कि जो केंद्रीय बोर्ड है वो प्रयोगशाला को स्थापित कर सकता है। तो एक भाग को धारा 16 के अधीन निर्मित प्रयोगशाला में दिया जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा भाग उसे धारा 51 के अधीन निर्मित प्रयोगशाला में दिया जाएगा। आगे हम जब धारा 51 पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी यह शक्ति दी गई है कि वह प्रयोगशाला का निर्माण करेगी। तो संघ राज्य क्षेत्र के केस में धारा 16 और धारा 51 के तहत निर्मित प्रयोगशाला को उस भाग को दिया जाएगा, एक भाग को, और दूसरे भाग को धारा 51 को, ठीक है। राज्य क्षेत्र में सेम प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, लेकिन धारा 17 के तहत निर्मित प्रयोगशाला और धारा 52 के तहत निर्मित प्रयोगशाला, इतना डिफरेंस है इन दोनों में। एक बार फिर से देखिएगा। धारा 21 के तहत नमूने लेने की शक्ति है। केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड, या हम कहें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, किसी ऐसे व्यक्ति को शक्ति प्रदान करेगी जिसके पास यह शक्ति होगी कि वह नमूने ले सकता है। वह व्यक्ति अधिष्ठाता को सूचित करेगा, उस अधिष्ठाता की उपस्थिति में नमूने लिए जाएंगे। उन नमूनों को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। पहले भाग को धारा 16 के तहत निर्मित प्रयोगशाला और दूसरे भाग को धारा 51 के तहत निर्मित प्रयोगशाला को दिया जाएगा, अगर यह संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अगर यह राज्य क्षेत्र से संबंधित है तो पहले भाग को धारा 17 के तहत निर्मित प्रयोगशाला और दूसरे भाग को धारा 52 के तहत निर्मित प्रयोगशाला को दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि यह व्यक्ति जिसे शक्तियाँ प्रदान की गई थी उसने अधिष्ठाता को सूचित किया, लेकिन जो अधिष्ठाता है वह जानबूझकर अनुपस्थित होता है, तो उस केस में क्या किया जाएगा। तो उस केस में नमूने को 2 भागों में विभाजित नहीं किया जाएगा, केवल एक ही भाग होगा, ठीक है। इस भाग में उस व्यक्ति के सील और साइन होंगे, और यह व्यक्ति जिसके पास शक्तियाँ हैं धारा 53 के तहत एक विश्लेषक की नियुक्ति की गई होगी, उस व्यक्ति को लिखित रूप में सूचित करेगा कि वह जो अभिकर्ता है या अधिष्ठाता है वह जानबूझकर अनुपस्थित है, ठीक है। इस स्थिति में इस प्रक्रिया में जो भी खर्च हुआ है, जो भी वहन है, उसका जो वहन है वह अधिष्ठाता उठाएगा या फिर इसके द्वारा नियुक्त कोई अभिकर्ता उठाएगा, ठीक है। हालांकि इसके पहले इसे अधिष्ठाता को उचित अवसर दिया जाएगा अपनी बात रखने का। इसके अंतर्गत एक केस और आता है, वह यह कि इस व्यक्ति ने इस अधिष्ठाता को सूचित किया और यह वहाँ उपस्थित भी है, लेकिन इसने कहा कि नमूनों को 2 भागों में विभाजित करने के बजाय एक ही भाग में विभाजित किया जाए। तो नमूने को एक ही भाग में विभाजित किया जाएगा, उसमें जो व्यक्ति नियुक्त है उसके सील और साइन होंगे और उसे किसी भी दोनों प्रयोगशाला में से किसी भी एक में भेज दिया जाएगा। इतनी बातें हमें देखनी है धारा 21 के तहत। हालांकि इन बातों को प्री में पूछने का कोई तर्क नहीं है। प्री का मतलब है मेरा 1 डे एग्ज़ाम से, जो CMO की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें 1 डे एग्ज़ाम में इन बातों को नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। चलिए, धारा 22, धारा 22 है धारा 21 के अधीन लिए गए नमूनों के विश्लेषक के परिणाम की रिपोर्ट, ठीक है। ये जो नमूने लिए गए थे इसके रिजल्ट की या इसके परिणाम के बारे में किस तरीके से प्रक्रिया अपनाई जाएंगी उसका वर्णन धारा 22 में है। इसमें सामान्य सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है कि जो रिपोर्ट आएगी इसकी 3 प्रतियां बनाई जाएंगी, ठीक है। इसमें से एक प्रति को केंद्र या राज्य बोर्ड रखेगा, दूसरी प्रति को उस अधिष्ठाता को दिया जाएगा और तीसरी प्रति को इस अधिष्ठाता के खिलाफ अगर किसी न्यायालय में कोई केस चल रहा हो तो उस न्यायालय को दिया जाएगा, ठीक है।
एक क्वेश्चन अगर बनना चाहे, बहुत गिरी से गिरी हालत में अगर बनना चाहे तो बन सकता है कि कितनी प्रतियां बनाई जाती हैं, लेकिन नहीं बनेगा, यह क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। आप बस याद रखिए इस चीज़ को। धारा 23 में प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति, यानी कि किसके पास यह शक्ति होगी कि कौन कहीं जाकर नमूनों को लेने के लिए प्रवेश कर सकता है, निरीक्षण के लिए प्रवेश कर सकता है, उसका वर्णन धारा 23 में है। तो इसमें यह कहा गया है कि वह व्यक्ति जिसे राज्य या केंद्र सरकार शक्तियाँ प्रदान करें, उसके पास ये शक्ति होगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जलयान को भी शामिल किया गया है, जलयान जो पानी के ऊपर चलता है। धारा 24 प्रदूषक पदार्थ आदि के व्ययन के लिए सरिता या कुओं के उपयोग पर प्रतिषेध किया गया है कि किसी भी प्रदूषक पदार्थ को सरिताओं या कुओं पर नहीं डाला जाएगा। धारा 25 जो है नए निकासों और निस्सरणों पर निर्बंधन है। बिना राज्य सरकार या केंद्र सरकार की परमिशन के नए निकासों या निस्सरणों को नहीं बनाया जा सकता। जो डिस्चार्ज होते हैं यहाँ पे प्रदूषण पदार्थों को वहित किया जाता है, उनके बारे में वर्णन है। धारा 26 जो है वो विद्यमान निस्सरण के बारे में बंद करता है। विद्यमान निस्सरण मतलब कि इस अधिनियम के बनने के पहले से अगर कोई निस्सरण चालू है, डिस्चार्ज चालू है, तो उनके ऊपर इस अधिनियम का क्या प्रभाव होगा, वह धारा 26 में वर्णन है। धारा 27 राज्य बोर्ड द्वारा सहमति देने से इनकार करना या सहमति का वापस लिया जाना, इससे संबंधित है। अगर राज्य बोर्ड को लगता है कि किसी सहमति को देने से या दी हुई सहमति से जल प्रदूषण हो सकता है, तो वह समिति को इनकार कर सकता है, देने से ही मना कर सकता है। अगर दे दिया है तो उसे वापस भी ले सकता है। इसका वर्णन धारा 27 में है। धारा 28 अपीलों से संबंधित है। धारा 25, 26, 27 देखिए, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि इन दी हुई धाराओं में कोई बातें हैं और जिससे उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो इसके खिलाफ अपील कर सकता है 30 दिनों के भीतर सक्षम अधिकारी को। सक्षम अधिकारी जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार नियुक्त करे। 30 दिनों के बाद भी अपील की जा सकती है। अगर वह पर्याप्त कारण दे देता है कि मैं 30 दिन के अंदर अपील क्यों नहीं कर पाया, तो 30 दिन के बाद भी अपील की जा सकती है। जो अपीली प्राधिकारी होंगे वो या तो एक व्यक्ति होगा या 3 व्यक्ति होगा, जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी। ठीक। धारा 29 पुनरीक्षण से संबंधित है, आपको सिर्फ यही याद रखना है। धारा 30 कुछ संकर्मों को क्रियान्वित करने की राज्य बोर्ड की शक्ति से संबंधित है। देखिए, पुनरीक्षण का मतलब यह होता है कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि धारा 25, 26, 27 के तहत उसने कुछ बातें कही और वह बातें या उन बातों पर विचार करने की ज़रूरत है, तो वह धारा 29 के तहत उन बातों पर फिर से विचार कर सकता है। धारा 30 कुछ संकर्मों को क्रियान्वित करने की राज्य बोर्ड की शक्ति। अगर धारा 25, 26, 27 में उसने कुछ बातों को कहा और कोई व्यक्ति उन बातों को नहीं कर रहा है, तो राज्य सरकार यह आदेश जारी कर सकती है या उसे विवश कर सकती है, या आदेश के तहत उसे यह कह सकती है कि उन बातों को किया जाए। फिर भी अगर वो नहीं करता है तो राज्य सरकार खुद उन चीज़ों को लागू कर सकती है। इसमें इसका वर्णन धारा 30 में है। धारा 31 कुछ संकर्मों दशाओं में राज्य बोर्ड और अन्य अभिकरणों को जानकारी देना। ठीक है, इसमें सिर्फ इसको याद रखिए, इसके अंदर कुछ बताने जैसा है नहीं। धारा 32 सरिता या कुओं के प्रदूषण की दशा में आपात उपाय। किन किन उपायों को अपनाया जाएगा आपात स्थिति में, इसका वर्णन धारा 32 में है। धारा 33 सरिताओं या कुओं के जल के आशंकित प्रदूषक को अवरुद्ध करने के लिए बोर्डों की न्यायालय को आवेदन करने की शक्ति, इसका वर्णन धारा 33 में है। देखिए, इसके अंदर अगर कुछ डिटेल्स होते जो बताने लायक होते या जो यह ज़रूरी होता कि आपको जानना चाहिए, तो मैं ज़रूर बताता या इस नोट्स में मेंशन करता, लेकिन इसमें सिर्फ इन्हीं बातों का वर्णन है जो इसकी हेडलाइन में लिखी हुई हैं। तो आप सिर्फ हेडलाइन ही याद कीजिए, यही इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। धारा 33 का निर्देश देने की शक्ति और धारा 33 का राष्ट्रीय हरित अभिकरण को अपील करने से संबंधित है। राष्ट्रीय हरित अभिकरण जो पर्यावरण के मुद्दों पर न्यायालय है, इसका वर्णन धारा 33 ख में है। अगला अध्याय है अध्याय 6, जिसमें निधियां, लेखा तथा लेखा परीक्षा है। इसमें भी कुछ खास नहीं है, आपको बस यह याद रखना है कि धारा 34 में क्या है, धारा 35 में क्या है, 36 में क्या है। यह हमें धारा 40 तक दिखता है। तो अध्याय 6
धारा 34 से धारा 40 तक है। इसमें सिर्फ हमको यह याद रखना है कि किस धारा में किसका वर्णन है। तो धारा 34 में केंद्रीय सरकार द्वारा विधायी, धारा 35 में राज्य सरकार द्वारा विधायी, धारा 36 में केंद्रीय बोर्ड की निधि, धारा 37 में राज्य बोर्ड की निधि, धारा 37 का में धन उधार लेने की शक्ति, धारा 38 में बजट और धारा 39 में वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित है। ठीक है। वार्षिक रिपोर्ट में आप ध्यान रखिए कि जो प्रतियां हैं ये पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से 4 मास के भीतर केंद्र सरकार को दी जाएगी और केंद्र सरकार द्वारा इस तिथि से 9 मास के भीतर संसद में प्रस्तुत की जाएगी। और धारा 40 जो है वह लेखा और लेखा परीक्षा से संबंधित है। अध्याय 7 जो है वह शास्तियाँ और प्रक्रिया से संबंधित है। अगर हम अध्याय 7 के बारे में बात करते हैं तो अध्याय 7 धारा 41 से चालू होता है और धारा 50 तक जाता है। देखिए, इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इसमें अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की शास्तियों का वर्णन किया गया है कि किस अपराध में कितने समय के लिए जेल हो सकती है, कितना जुर्माना लग सकता है, सिर्फ जुर्माना लगेगा या दोनों लगेगा या दोनों साथ में लगेंगे। इन चीज़ों का वर्णन हमें इसमें मिलता है। तो आप 2-4 बार इसको पढ़ेंगे, आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। धारा 41, धारा 20 की उपधारा 2 या 3 या 32 की उपधारा 1 के खंड ग या धारा 33 की उपधारा 2 या धारा 33 का के अधीन जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन में असफलता के कारण दिए जाने वाले दंड से संबंधित है। नहीं आया ना समझ में? नहीं आता है। इसको हम तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। पहले बारे में बात कर रहा है कि यह धारा 20 की उपधारा 2 या 3 से संबंधित है। देखिए, अब यहाँ पर रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि धारा 20 में क्या था। तो धारा 20 जहाँ तक है कि जानकारी अभी प्राप्त करने की शक्ति से संबंधित है ना, तो उसमें कुछ उपधाराएँ होंगी 2 या 3। अगर उसके अनुपालन में कोई असफलता होती है किसी व्यक्ति की, किसी से जानकारी मांगी गई, उसने नहीं दी, तो उसे 3 माह की जेल या 10,000 का जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक है, इन चीज़ों को बस ध्यान दीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा डीप बनाने की कोशिश की तो यह दे देगा धारा 20 की उपधारा 2 या 3 किससे संबंधित है या इनके असफलताओं पर किस शास्तियों को दिया जा सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगर यह रिपीट होता है, मतलब सेम काम अगर फिर से होता है, फिर से असफलता होती है, तो 5,000 तक प्रत्येक दिन अतिरिक्त जुर्माना लग सकता है। धारा 32 की उपधारा 1 के खंड ग या फिर धारा 33 की उपधारा 2 या फिर धारा 33 का। धारा 32 में सरिता या कुएं के प्रदूषण की दशा में आपात उपाय से संबंधित था। धारा 33 जो है वह सरिताओं या कुआओं के जल के आशंकित प्रदूषण को अवरुद्ध करने के लिए बोर्ड की न्यायालय को आवेदन करने की शक्ति से संबंधित था। और धारा 33 का जो था वो निर्देश देने की शक्ति से संबंधित था। अगर इन तीनों के अधीन कोई व्यक्ति इन तीनों की बातों को मानने से इनकार करता है तो यानी कि वह इसके उपबंधों में असफल हो गया। उसके लिए उसे 6 माह से 1 वर्ष अधिकतम, यानी कि 6 से 1 वर्ष की जेल या फिर जुर्माना दिया जा सकता है या फिर दोनों। ठीक है। और अगर बार बार यह अपराध रिपीट होता है तो 5,000 रुपये तक प्रत्येक दिन जुर्माना वसूल किया जा सकता है। उपधारा 2 की असफलता 1 वर्ष से अधिक तक जारी रहती है तो 2 से 7 वर्ष तक की जेल और जुर्माना दोनों। ठीक। धारा 42 कुछ कार्यों के लिए शास्ति, यानी कि इसमें कुछ कार्यों का वर्णन किया गया है जिसकी असफलताओं पर दंड दिए जाने का प्रावधान है। बेसिकली इसमें कोई काम तो दिए नहीं गए हैं, इसमें यही कहा गया है कि बोर्ड अगर कुछ कार्य करने को कहता है या बोर्ड के कार्यों को नकारा जाता है या बोर्ड के कार्यों के या बोर्ड की अवमानना की जाती है तो उसे 3 माह या 10,000 जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 43 धारा 24 के उल्लंघन से संबंधित है। अगर धारा 24 का उल्लंघन किया जाता है तो 1 वर्ष 6 माह से
6 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकता है। ठीक है, चलिए तो आपका काम क्या है, धारा 24 में किन बातों का वर्णन है उसे पढ़ना। ठीक है, धारा 44 जो है वो धारा 25 एवं 26 के उल्लंघन से संबंधित है। इसमें भी 1 वर्ष 6 माह से 6 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। इसमें जुर्माने का उल्लंघन नहीं किया गया है, बैरक में ही नहीं है ये। धारा 47, माफ़ कीजिएगा, धारा 45 पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात वर्धित शास्ति। धारा 24, 25, 26 के तहत किसी ने एक बार अपराध कर दिया लेकिन फिर से वह अपराध करता है तो 2 से 7 वर्ष तक की सज़ा उसे हो सकती है। हालांकि यह जो पूर्व दोष सिद्धि होगी वह 2 वर्ष से पूर्व की गई दोष सिद्धि का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। मतलब किसी ने अपराध किया है, अब उसको किए हुए 2 साल हो गए, फिर से उसने अपराध किया है तो इसको फिर से पूर्व दोष सिद्धि में काउंट नहीं किया जाएगा। धारा 45 का, क्षमा कीजिएगा, धारा 45 का अधिनियम के कुछ उपबंधों के उल्लंघन की शास्ति से संबंधित है कि इस अधिनियम में कुछ उपबंध दिए गए हैं, अगर उनका उल्लंघन करता है तो उसे 3 माह या 10,000 का जुर्माना या दोनों हो सकता है। और फिर से वही बात कि अगर दोबारा अपराध करता है या बार बार अपराध करता है तो 5,000 तक प्रत्येक दिन का जुर्माना दिया जाएगा। धारा 46 अपराधियों के नामों के प्रकाशन से संबंधित है कि अगर कोई अपराध करता है तो उसका नाम का प्रकाशन समाचार पत्रों वगैरह में किया जाएगा। धारा 47 कंपनियों द्वारा किए गए अपराध से संबंधित है। इसका मतलब है कि किसी कंपनी के कारण अगर किसी जल स्रोत में प्रदूषण फैलता है तो उसका अपराध या उसका अपराधी किसे माना जाएगा, इसका वर्णन धारा 47 में मिलता है। तो इसमें यह कहा गया है कि वह प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक व्यक्ति था, उस कंपनी के लिए उत्तरदायी था, साथ ही उस कंपनी के निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उसकी भागीदारी थी, उस प्रत्येक व्यक्ति को अपराधी समझा जाएगा। इसके साथ ही उस कंपनी को भी अपराधी समझा जाएगा। हालांकि अगर कोई व्यक्ति यह साबित कर दे कि उस अपराध को किए जाने के समय या वह अपराध जो हुआ है वह उसकी जानकारी के बिना हुआ है तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार जो धारा 47 है, क्षमा कीजिएगा, धारा 48 है, वह सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराध से संबंधित है। सेम बातें यहाँ भी लागू होती हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल है उस विभाग का उसे अपराधी समझा जाएगा। हालांकि अगर वह साबित कर दे कि किया गया अपराध उसके संज्ञान के बिना हुआ है तो उसे अपराधी नहीं समझा जाएगा। धारा 49 अपराधों के संज्ञान से संबंधित है, इसमें उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। धारा 50 बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और सेवकों का लोक सेवक होना से संबंधित है। इसका मतलब है कि बोर्ड में जितने भी सदस्य होंगे, जो अधिकारी होंगे या वहाँ के कर्मचारी होंगे, वे सभी लोक सेवक होंगे। इसका वर्णन धारा 50 में मिलता है। अब अंतिम अध्याय जो धारा 51 से 64 तक है। अंतिम अध्याय हमेशा प्रकीर्ण होता है, जिसे मिसलेनियस कहा जाता है कि जो बातें इस अधिनियम में रह गई हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है उन्हें इस अध्याय में डाल दिया जाता है। मैंने पहले कहा था कि धारा 51 और धारा 52 केंद्रीय जल प्रयोगशाला या राज्य जल प्रयोगशाला से संबंधित है, जिनके बारे में हम पहले वर्णन कर चुके हैं। धारा 53 विश्लेषक से संबंधित है। विश्लेषक से तात्पर्य यह है कि अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार जिसे ठीक समझे उसे जो नमूने लिए गए हैं उसके विश्लेषण के लिए नियुक्त करती है, वह विश्लेषक कहलाता है। धारा 54 कहता है कि जो विश्लेषक की रिपोर्ट है वह अगर विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित होती है तो उसे साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। धारा 55 स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा सहायता किया जाना। इसका मतलब है कि अगर किसी पर्टिकुलर स्थान में अगर यह समझिए कि नमूने लेने हैं या वहाँ जांच करनी है तो स्थानीय प्राधिकारियों की सहायता ली जा सकती है, जो वहाँ के स्थानीय प्राधिकारी होते हैं जिन्हें वहाँ के क्षेत्रों का ज्ञान होता है। धारा 56 राज्य बोर्ड के लिए भूमि का अनिवार्य अर्जन से संबंधित है। धारा 57 विवरणियाँ और रिपोर्टों से संबंधित है। धारा 58 अधिकारिता का वर्जन से संबंधित है। यह बेसिकली न्यायालय से संबंधित है कि अगर किसी क्षेत्र के लिए राज्य बोर्ड या केंद्रीय बोर्ड,
राज्य बोर्ड या केंद्रीय बोर्ड द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है तो उस क्षेत्र में न्यायालय की अधिकारिता नहीं रह जाती। धारा 59 सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाहियों के लिए संरक्षण से संबंधित है कि अगर कोई अधिकारी अपने पद पर रहते हुए कोई ऐसा निर्णय लेता है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को हानि होती है या उसे नुकसान होता है, लेकिन वह कार्यवाही सद्भावनापूर्ण की गई है, तो वह व्यक्ति उसके ऊपर वाद नहीं लगा सकता। धारा 60 अध्यारोही प्रभाव से संबंधित है। इसका मतलब है कि इस अधिनियम में अगर कोई बातें किसी दूसरे अधिनियम में हुई बातों को क्लैश करती हैं तो इस अधिनियम की बातें प्रभावी होंगी। धारा 61 केंद्रीय सरकार और केंद्रीय बोर्ड और संयुक्त बोर्ड को अधिष्ठित करने की शक्ति है। वैसे ही धारा 62 राज्य सरकार की राज्य बोर्ड को अधिष्ठित करने की शक्ति है। अधिष्ठित का क्या अर्थ होता है? अधिष्ठित का मतलब है कि समाप्त करने की शक्ति। अगर केंद्रीय सरकार को लगता है कि केंद्रीय बोर्ड बार बार किसी बातों का अतिक्रमण कर रहा है या उसे समाप्त करना लोकहित में है तो वह उसे समाप्त कर सकता है। वैसे ही राज्य सरकार को लगता है कि राज्य बोर्ड किसी बातों को बार बार अतिक्रमित कर रहा है या उसका समाप्त होना लोकहित में है तो वह राज्य बोर्ड को समाप्त कर सकता है। धारा 63 जो है वो केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है और धारा 64 जो है वो राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। तो आज हमारा जन संरक्षण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974 खत्म होता है। आपको इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी पीडीएफ को बार बार पढ़िए। 24 पेज का बेयर एक्ट है इसका, जिसमें इन्हीं बातों को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है। जिन बातों के प्रश्न बनने की संभावना है उन बातों को मैंने एज इट इज़ वैसे ही लिखा है, अक्षरतः लिखा है, उसमें फेरबदल नहीं किया है ताकि आपको कठिनाई ना हो प्रश्न को हल करने में। लेकिन जिन बातों को प्रश्न के थ्रू नहीं पूछा जा सकता उनको मैंने आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। आपके लिए एक सजेशन ये है कि आप इसको 2 हिस्सों में बांट लीजिएगा। जैसे अपन इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ना, ये इस तरीके से 2 हिस्सों में बांट लीजिएगा। आप अगर इंटरनेट में मर्ज पीडीएफ या स्प्लिट पीडीएफ इस तरीके का कुछ सर्च करेंगे तो ये जो एक पेज है वो एक पेज एक A4 पेज के 2 हिस्सों में या 2 पेज A4 पेज के 2 हिस्सों में आ जाते हैं। समझ पा रहे हैं? या मैं आपको अगले वीडियो में ना एक डेमो दिखा दूंगा। आप उस तरीके से करके अगर इसका पीडीएफ निकाल लेते हैं ना तो ये बहुत ही कंसाइज नोट्स बन जाएंगे। आपके 6 से 8 पेज में पूरा एक्ट ख़त्म हो जाएगा, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। देखिए बहुत आसान है किसी भी एग्ज़ाम को निकालना कि अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़ने से एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं। आपने हर टीचर के मुंह से ये सुना होगा या जो टॉपर्स होंगे उनके मुंह से सुना होगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से एग्ज़ाम्स नहीं निकलते हैं। आप कितनी चीज़ों को समेट सकते हैं उससे एग्ज़ाम निकलने की संभावना होती है। ठीक है, तो मैं आपको एक डेमो दिखा दूंगा। मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ अभी मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आपको डेमो दिखा दूंगा अगले वीडियो में, आप फिर उस तरीके से तैयारी चालू कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब से मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कंटिन्यूटी को मेंटेन करूं। हालांकि बहुत सारे काम रहते हैं जिसकी वजह से मैं कभी कभी क्लासेस को बनाने में थोड़ा सा देर कर देता हूं, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि आपको नोटिफिकेशन से पहले आपके सारे जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर अप कर दिए जाएं। और दूसरा, अक्सर लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर कब तक पोस्ट आ सकती है। तो देखिए, इस चीज़ का जवाब सच बताऊं तो मेरे पास नहीं है। पोस्ट आ सकती है, इस साल आ सकती है, अगले साल आ सकती है, लेकिन एज अ एस्पिरेंट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। अगर आप नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी में जुटते हैं तो आप कईयों से बहुत पीछे चल रहे होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अभी आपके पास समय है। एटलीस्ट आप क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, इन 3 चीज़ों को खोज कर रखिए कि जिस दिन नोटिफिकेशन आए फिर आपके पास सिर्फ रिवीजन करने का हो। आपको ना नोट्स बनाने की फ़िक्र हो, ना सिलेबस कंप्लीट करने की फ़िक्र हो। आप सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दे सकें। तो इस चीज़ पे पढ़ने के बजाय कि कब आएगी पोस्ट, कितनी पोस्ट आएगी, जितनी भी पोस्ट आए आपको एक पोस्ट लेकर चलनी है और कभी भी आए वो पोस्ट आपकी होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले किसी अधिनियम में, अगला अधिनियम जहाँ तक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसे चालू करते हैं। छोटा अधिनियम है, वो जल्दी समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।